नमस्कार दोस्तों, द काउंसिल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं क्लास में और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों को फ़ायदा इससे हो सके। और ये जो करंट अफेयर की क्लास हम लेके आए हैं, जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस और अन्य जो आयोग के पेपर होते हैं, इनके अलावा भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी। तो आप सभी लोग इससे जुड़िए और साथ में लाइक करिए और कमेंट करेंगे। इससे मुझे जो है उत्साह मिलेगा कि कितना बेहतर मैं काम कर पा रहा हूँ, आपके लिए कितना अच्छी चीज़ें लेके आ पा रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट भी करते रहें और बताते रहें हमें चीज़ों को। तो ये सिविल सर्विसेज के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब ये अन्य के लिए भी ज़रूरत होगी, अन्य के लिए भी बड़ी ही उपयोगी सिद्ध होगी। अब हम इसमें वही चीज़ों को लेकर आ रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो तथ्यों में उलझा दे, जो ज़्यादा दिक्कत खड़ी करे, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आपको विश्वास रख के उस पर फॉलो करते चलना होगा। और इसका टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। उसके बाद हम इसमें जो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, इससे पहले आपको ये बता दें कि हमारे काउंसिल आईएएस एक जानी मानी संस्था रही है। और कोरोना काल के बाद, क्योंकि कोरोना में लगातार बैचेस सब बंद थे, तो ऑफलाइन के लिए अभी जानी जाती थी वो। तो 2 सालों से लगभग कोरोना काल में समय यूं ही बीत गया। अब जो है कि 22 नवंबर से हम लोग बैच नया स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो है कि आईएएस और पीसीएस को ध्यान में रख कर बैच स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप लोग एक बार उसमें आके बैठें, देखें, आप चीज़ों को लीजिए। जो जिस चीज़ के लिए द काउंसिल आईएएस जानी जाती है वो अब भी उसमें है और वो आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला जो है कि क्वेश्चन लेकर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने जयनगर कुर्था रेल लिंक किस देश को सौंपा है? हाल ही में भारत ने जयनगर कुर्था रेल लिंक किस देश को सौंपा है, ऐसा क्वेश्चन है हमारा। तो आप इसमें देखें, ऑप्शन हमारे हैं बांग्लादेश, बी ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन है नेपाल और डी ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो यहाँ जयनगर कुर्था रेल लिंक की बात हो रही है कि हाल ही में भारत ने किसे सौंपा है। तो हाल ही में आपने बता दूं कि जयनगर कुर्था रेल लिंक को हाल ही में भारत ने नेपाल को सौंपा है। किसको सौंपा है? नेपाल को सौंपा है। भारत में जयनगर बिहार राज्य में है, बिहार में, और बिहार में है, और कुर्था जो है नेपाल में है। तो बिहार का जयनगर और नेपाल का कुर्था, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है इसमें। तो यहां से सीधा रेल लिंक बनाई जा रही है। तो इसकी हम व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या क्या कह रहा है। देखिए, हाल ही में भारत ने नेपाल सरकार को 34.9 किलोमीटर लंबी जयनगर कुर्था रेल लिंक सौंपा, जो बिहार में जयनगर, देखिए बिहार में जयनगर को नेपाल में कुर्था से जोड़ता है। अब कितनी किलोमीटर लंबी है? 34.9 किलोमीटर लंबी, इतनी लंबी है। और जयनगर कुर्था रेल लिंक सौंप दिया है। अब ये बिहार में जयनगर को नेपाल में कुर्था से जोड़ता है। फिर आप देखेंगे इस परियोजना, इस परिचालित क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक से व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। यह दोनों देशों के बीच लोगों के बीच जुड़ाव को भी बढ़ाएगा। यानी इससे जो व्यापार और वाणिज्य गतिविधियां हैं तो उसमें तो वृद्धि होगी ही, साथ साथ भारत और नेपाल के लोगों के बीच जुड़ाव को भी बढ़ाएगा। तो यहाँ के दो लोग जो होंगे, मतलब भारत के भी लोग और नेपाल के भी लोग, इन दोनों के मध्य जो है एक मानवीय भावना को भी ये जो है कि बढ़ाएगा। फिर देखेंगे कि यह परियोजना 619 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। 619 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। फिर आप देखेंगे यह 68.7 किलोमीटर जयनगर बिजलपुरा बर्दीदास रेल लिंक का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? तो जयनगर बिजलपुरा
बर्दीदास रेल लिंक का हिस्सा है, तो इसका ये हिस्सा है। अब ये इसकी कितनी लंबाई है, तो 68.7 किलोमीटर है। इस तरह ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। फिर हम पहुंचते हैं दूसरे क्वेश्चन को, देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। इस रॉकेट का नाम क्या है? तो रॉकेट का नाम पूछा जा रहा है। जो दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, उसका नाम पूछा जा रहा है कि इस रॉकेट का नाम क्या है। तो ऑप्शन इसमें दे रहा है कि नूरी, दूसरा रूबी, सी ब्रह्मोस और डी लूसी। तो इसका जो नाम है वो है नूरी। तो ये दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है, जिसको अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। तो आप व्याख्या देखिए। 21 अक्टूबर 2021 दक्षिण कोरिया ने अपना पहला अंतरिक्ष रॉकेट लूरी लॉन्च किया। कब किया? 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया ने अपना पहला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? नूरी है। यह दक्षिण कोरिया में पूरी तरह से विकसित और निर्मित पहला रॉकेट है। यानी यह दक्षिण कोरिया का पूरी तरह से विकसित और निर्मित पहला रॉकेट है। यह इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन यहीं से ज्यादा आते हैं कि पहला क्या है, लास्ट क्या है और इंपॉर्टेंट कहां है। तो पहला, लास्ट और इंपॉर्टेंट पे ही विशेष नजर रखने की जरूरत होती है। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तथ्यों में उलझाता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है क्यों पूछेगा वो। तो ये चीजों को आप ध्यान रखिए। हालांकि यह एक परीक्षण उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक तैनात करने में विफल हुआ। जो भी इसके साथ उपग्रह भेजे गए उसमें से जो है कि एक परीक्षण को एक कक्षा में स्थापित करने में असफल हुआ, लेकिन है तो पहला। ये याद रखना। इस रॉकेट को दक्षिण कोरिया के नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। दक्षिण कोरिया के कहां से? नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। तो नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है, नारो स्पेस से किया गया है। इस रॉकेट को दक्षिण कोरिया के नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। याद रखना है आपको। 47 मीटर का नूरी रॉकेट दक्षिण कोरिया का पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। क्या है? दक्षिण कोरिया का पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 47 मीटर का यह है। यह तीन चरणों वाला रॉकेट है और इसके पहले व दूसरे चरण 5 रॉकेट इंजनों द्वारा संचालित हैं। तो ये 3 चरणों वाला रॉकेट है। यह भी पूछ सकता है कि नूरी जो है उपग्रह कितने चरणों वाला रॉकेट है। तो आप ये समझ जाइए कि यह रॉकेट, नूरी रॉकेट 3 चरणों वाला रॉकेट है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है। ये सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड की बात की जा रही है कि इसको किसने जीता है। ऑप्शन हमारे हैं तमिलनाडु, बी है केरल, सी है उत्तर प्रदेश और डी है हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है केरल। तो केरल ने इसको जीता है। अभी इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। हाल ही में केरल ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है। केरल ने यह जीता है। यह पुरस्कार केरल के कोच्चि शहर को, किस शहर को? केरल के कोच्चि शहर को कोच्चि मेट्रो, वाटर मेट्रो और ई मोबिलिटी जैसे कार्यान्वित परियोजनाओं की परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए दिया गया है। कोच्चि शहर को भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा। आपसे अगर और राज्य न पूछ करके ऐसा भी पूछ सकता है कि किस शहर को यह पुरस्कार दिया गया या अवार्ड किस शहर ने जीता है, तो आप कोच्चि याद रखिएगा। कोच्चि जो है केरल में है, ये याद रखना। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, यह भी पूछा जाता है। तो आप ऐसे देख लीजिएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जा रहा है, जो भारत सरकार के एक मंत्रालय है। भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिवहन सुविधाओं को मान्यता देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। कोई भी पुरस्कार हो तो वो क्यों दिया जाता है, यह भी जानना जरूरी होता है। वहां से भी जैसे कि कूट में क्वेश्चन आता है तो वहां से भी वो क्वेश्चन बना देता है। तो ये आपको भी याद रखना है कि किस उद्देश्य से ये दिया जा रहा है, क्यों इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी आपको ध्यान देते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आपको निम्नलिखित कथनों पर जो कथन दिए हों उस पर विचार करना है। जैसे आईएएस का सवाल जो आता है वो ज्यादातर कूट में पूछे जाते हैं, आप देखते ही हैं। पीसीएस में कूट के सवाल तो रहते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है कि कूट के सवाल नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी ध्यान तो हम लोगों ने दिया है, लेकिन इसको भी देखते चलना। और कूट का सवाल जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि ये एकदम हूबहू आएगा ही। इसके व्याख्या में और क्वेश्चन को देख करके हम लोग एक नया क्वेश्चन बनाएंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो होगा। तो इस चीज को हमें याद रखना है। व्याख्या को पढ़ते समय आप रखिए कि कहां कहां से क्वेश्चन उठ जाएगा, हम यहां से आपको बताएंगे ही, और चीजों को आप देखते जाइए। फिर इसमें कथन पहला है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने सुलावेसी द्वीप पर ट्रिगोनोप्टस कोरोना नामक भृंग की एक नई प्रजाति की खोज की है। किस द्वीप पर? सुलावेसी द्वीप पर ट्रिगोनोप्टेरस कोरोना नामक एक भृंग की नई खोज की है। दूसरा कथन है कि सुलावेसी द्वीप ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो ये दो कथन दिए गए हैं, इन दो कथनों में से हमें सत्य कथन की पहचान करना है कि सत्य कौन है। हमारे विकल्प में है केवल एक, बी है केवल दो, और सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक और न ही दो। तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने सुलावेसी द्वीप पर ट्रिगोनोप्टेरस कोरोना नामक एक भृंग की नई प्रजाति खोज की है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर पूछ रहा है सुलावेसी द्वीप ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है, ये गलत है। तो इसके अनुसार हमारा सही आंसर होगा केवल एक सही है। सत्य पूछा जा रहा है तो केवल एक सही। यही अगर हम कह दें कि ये असत्य क्या है, तब बी लगा दिया जाएगा। ऐसे ही आपको ध्यान देते रहना। फिर हमें व्याख्या पे आते हैं। व्याख्या हमारी क्या कह रही है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने सुलावेसी द्वीप पर ट्रिगोनोप्टेरस कोरोना नामक भृंग की एक नई प्रजाति की खोज की है। तो ये बिल्कुल सही है। इसका नाम कोरोना महामारी पर रखा गया है, यानी कोरोना महामारी जो अभी चल रही थी उसके नाम पर इस भृंग का नाम रख दिया गया है। फिर देखें, ट्रिगोनोप्टेरस भारत, ऑस्ट्रेलियाई, मलेशियाई द्वीप समूह में थूथन वेविल्स का एक हाइपर डाइवर्स जीनस है। यह उड़ने में सक्षम नहीं है। तो यह जो है उड़ने में सक्षम नहीं है, यह याद रखिएगा। फिर सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। कहां पे स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। वहां जबकि ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ था, यहां इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया में स्थित है, इसलिए वो गलत हो गया। यह इंडोनेशिया के 4 ग्रेटर सुंडा द्वीपों, 4 ग्रेटर सुंडा जो इंडोनेशिया का है, जिसमें जावा एक है, सुमात्रा है, बोर्नियो है, सुलावेसी है, इनमें से एक है सुलावेसी। देख रहे हैं, एक है। सुलावेसी द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट राते कोम्बोला या मोरियो है। तो यह उसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसको याद रखिएगा, जो 11,335 फीट है। इसको आपको याद रखिएगा, इतनी लंबी है। तो सुलावेसी द्वीप कहां पे है? जो है ऑस्ट्रेलिया में ना होकर के इंडोनेशिया में है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स, सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? असत्य है। अब इसमें जो है कि ऑप्शन दे दिया गया है, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, इसको आप सही से हम पढ़ रहे हैं। इसे यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया जाता है। पीडीएफ जब आपको मिलेगी तो इसमें मैं सही करा दूंगा, यहां पे हो गया, इसको नीचे होना चाहिए था। इसे यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया जाता है। फिर 2021 में एलेक्सी नवालनी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2 कथन इसमें दिए गए हैं कि इसे यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया जाता है, और दिया गया है 2021 में एलेक्सी नवालनी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कथन के अनुसार कूट दिया है कि केवल एक सही है, केवल 2, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। क्योंकि इसमें असत्य कथन पूछा है कि असत्य ये कौन है, तो
तो ये दोनों कथन जो दिए गए हैं सत्य है, लेकिन ये असत्य पूछ रहा है, तो इसके अनुसार इसका सही क्वेश्चन आंसर जो होगा वो होगा डी, यानी न तो एक और न ही दो, यानी दोनों सही है, तो फिर असत्य पूछ रहा है तो डी हो जाएगा। हम इसकी व्याख्या देखते हैं, समझते हैं उसको। हाल ही में अलेक्सी नवाल्नी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे? हाल ही में अलेक्सी नवाल्नी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अलेक्सी नवाल्नी रूस के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी हैं। तो अगर बात करें अलेक्सी नवाल्नी का, तो ये रूस के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी हैं। और ये दिया गया है, तो उसमें जो दूसरा वाला कथन है वो सही दिख रहा है आपको। यह पुरस्कार यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया जाने वाला मानवाधिकारों से संबंधित सर्वोच्च सम्मान है, यानी यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया जाने वाला मानवाधिकार कार्यों से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पे क्वेश्चन आना है, तय है कि सर्वोच्च की बात हो रही, तो सर्वोच्च पुरस्कार से तो पूछे ही जाएंगे सवाल। कोई यूरोपीय संघ है, एक बड़ा संघ है जिसमें से उसके सर्वोच्च पुरस्कार को तो पूछा जाएगा, चर्चा में रहा। यह पुरस्कार राजनीतिक विद्रोहियों, राजनीतिक लेखकों, पत्रकारों, वकीलों, अल्पसंख्यक नेताओं और आतंकवाद विरोधी समूहों को प्रदान किया जाता है, यानी इन चीजों में जो लोग हैं उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फिर देखें, पहला सखारोव पुरस्कार 1988 में दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला और सोवियत संघ के विद्रोही लेखक अनातोली मार्चेकी को दिया गया था। तो पहला भी आपको याद रखना, पहला सखारोव पुरस्कार कब दिया गया? 1988 में दिया गया। किसको दिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला और सोवियत संघ के विद्रोही लेखक अनातोली मार्चेकी को। तो ये सोवियत संघ ही आगे चल करके जो है रूस बन जाता है। 1988 की यह घटना है, 1990 में सोवियत संघ जाकर के रूस बन जाता है, तो ये याद रखिएगा आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे क्या पूछ रहा है, इसको आप देखते चलिए। जैसे कूट वाला है तो ये तो आईएएस में पूछे जाएंगे, लेकिन जो ये सब सवाल है ये पीसीएस में अभी आरओ का परीक्षा होने वाला है और जनवरी में बिहार पीसीएस का पेपर होने वाला है, इनमें ये पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको ध्यान में आप रखते चलिए, एक एक चीजों को समझते रहिएगा। और क्वेश्चन में आप ये भी देखेंगे कि एक ही शब्द कहीं चेंज किया गया है, क्वेश्चन का पूरा आंसर बदल गया है, तो पैनी नजर रखने की जरूरत है। हम आपको इंट्रोडक्शन वीडियो जो बताया था, जो दिया था आपके सामने, उसमें हमने ये बताया था ना कि पैनी नजर रखने की जरूरत है। अगर आपके पैनी नजर उस पर नहीं है, पूरी मामूली तरीके से एकदम, ये नहीं कि बड़ा ही व्यवस्थित ढंग से आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा, अब समझना होगा, आपका ध्यान वहां होना चाहिए। अब आपका मन वहां अगर भटका, एक भी शब्द को इधर उधर हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। जैसा कि आईएएस के मेंस में हम लोगों को देखना ही पड़ता है कि कितनी तरीके से सूक्ष्मता से ज्ञान होने की जरूरत होती है। और इसी सूक्ष्मता से जिसके पास ज्ञान है, तब ये कूट का क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एक ही में जो है कि तुरंत बदलाव आ जाता है। तो आपको एकदम व्यवस्थित होकर देखना है। जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसको भी पढ़िए बार बार चीजों को। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाल ही में किस मिशन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया? यानी किस मिशन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन है हमारे निपुण भारत मिशन, बी है स्वच्छ भारत मिशन, सी है स्मार्ट सिटी मिशन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, निपुण भारत मिशन। यानी निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया है। तो हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या देखिए, 25 अक्टूबर 2021 को, कब? 25 अक्टूबर 2021 को निपुण भारत मिशन को लागू करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया। निपुण मिशन जुलाई 2021 में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए निपुण मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो जुलाई 2021 में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। इस मिशन की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार साक्षरता और संख्यात्मकता में
सार्वभौमिक दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। तो इसकी शुरुआत का जो उद्देश्य था क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी, उसके अनुसार साक्षरता और संख्यात्मकता में सार्वभौमिक दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। राष्ट्रीय संचालन समिति की अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। वहीं शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। आपसे यह भी सवाल आ सकता है कि राष्ट्रीय संचालन समिति जो निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए बनाई गई, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसकी अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्री करेंगे, जो इस समय धर्मेंद्र प्रधान है। और इसका जो शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी हैं, वो उपाध्यक्ष का कार्य करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है, हाल ही में भारत के किस राज्य में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है? मामला अगर कोई वायरस बहुत तेजी से है तो पहला वायरस पूछ लिया जाता है। जैसे कोरोना है तो कोरोना पहली बार कहाँ आया, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जीका वायरस अब पहली बार, क्योंकि वायरस से अब दुनिया चिंतित हो गई है कि कैसा है, तो वायरस पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। अभी तक इनका महत्व नहीं होता था, लेकिन अब इनका ज्यादा महत्व हो गया है। तो देखते हैं हम लोग कि किस राज्य में पूछ रहा है कि जीका वायरस का पहला मामला सामने आया। और ऑप्शन हमारे हैं कि महाराष्ट्र, बी है आंध्र प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है बिहार। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। व्याख्या देखते हैं कि 24 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर से जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। तो अगर आपसे शहर वो पूछ लेगा तो शहर में कानपुर लगा है, या उत्तर प्रदेश जो आरओ परीक्षा होने वाली है उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल से अगर पूछता है सवाल, तो ऐसे भी पूछ सकता है करंट से अपडेट करके उसको कि उत्तर प्रदेश के किस शहर से जीका वायरस का पहला मामला सामने आया था। तो कानपुर से आया था। ऐसे वो ऑप्शन दे देगा, प्रयागराज दे दिया, कानपुर दे दिया, लखनऊ दे दिया, ऐसे ऑप्शन दे दिया तो आपको कानपुर याद रखिएगा। अब देखिए जीका वायरस जो है फ्लेविविरिडे वायरस परिवार का सदस्य है। किस परिवार का सदस्य है? तो फ्लेविविरिडे परिवार का सदस्य है। इसका नाम युगांडा के जीका फॉरेस्ट से लिया गया है, जहां इस वायरस को पहली बार 1947 में आइसोलेट किया गया था। इसका जो नाम लिया गया है यह युगांडा के जीका फॉरेस्ट से लिया गया है। और यहां पर इस वायरस को पहली बार 1947 में आइसोलेट किया गया था। कहां पे किया गया था? युगांडा में किया गया था। जीका वायरस एंडीज प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। किसके मच्छरों से फैलता है? एडीज प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। एडीज मच्छर डेंगू के वाहक हैं और ठहरे हुए मीठे पानी में प्रजनन करते हैं। तो एडीज मच्छर के बारे में भी आपको पता चल गया। इस वायरस के लिए फिलहाल कोई टीका या इलाज नहीं है। तो खतरनाक दिख रहा है कि कोई अभी दवा भी नहीं है इस पे, कोई भी इलाज भी संभव नहीं है इस पे। ऐसे वायरस जब कोरोना आया तो उस समय तो उसके लिए भी कोई न टीका था न कोई इलाज था, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे उसको चीज को समझा और वैक्सीन वगैरह आ गई। तो इसका भी होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8वां नंबर है। ये कह रहा है सतर्कता जागरूकता सप्ताह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह के बारे में हम लोगों को कथनों पर विचार करना। इसके ऑप्शन जो है, कथन जो दिया गया है ये क्वेश्चन में ही शामिल हो गया है। मैं पीडीएफ में आपको अलग करवा दूंगा। फिर ये पूछ रहा है कथन 1 में कि यह 26 अक्टूबर 2021 से 1 नवंबर 2021 तक मनाया जाएगा। फिर इसका विषय स्वतंत्र भारत @ 75 अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता है। 2 कथन दिए हुए हैं। तो इन 2 कथन जो दिए गए हैं इसमें से आप देख लीजिएगा कि कौन सा सही है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर जो होगा सी होगा। व्याख्या देखते हैं हम लोग कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, कौन सा? पारादीप पोर्ट ट्रस्ट 26 अक्टूबर
2021 से 1 नवंबर 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। कब से कब तक मना रहा है? तो 26 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर 2021, तो 26 से 1 नवंबर, 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ये सप्ताह मनाया जा रहा है। कौन मना रहा है? पारादीप पोस्ट ट्रस्ट द्वारा हो रहा है यह जागरूकता सप्ताह स्वतंत्र भारत 8 अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता विषय पर केंद्रित है। कोई भी सप्ताह मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है, तो उसकी कुछ न कुछ थीम होती है। तो इसकी थीम ये है, आप याद रखिएगा। थीम पर भी सवाल आते हैं, जैसे कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, यहीं से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। और किसके द्वारा मनाया जाता है, कब शुरुआत हुई थी, ये पूछ लिया जाता है। देखिए, सतर्कता जागरूकता सप्ताह में सप्ताह भर चलने वाले समारोहों के दौरान स्थानीय स्कूली छात्रों के बीच ऑनलाइन वाद विवाद प्रतियोगिता और सतर्कता जागरूकता से संबंधित अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। तो ये वही व्याख्या। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में पहली बार किस पंतन में, किस बंदरगाह में रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रणाली का उद्घाटन किया गया? तो किस पंतन में पूछ रहा है कि रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रणाली का उद्घाटन किया गया? हमारे ऑप्शन है मुंबई बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कांडला बंदरगाह और कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह में रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रणाली का उद्घाटन किया गया। अब यह भारत में पहली बार हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। भारत में पहली बार हो रहा है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको आपको नोट करके रखना, पीडीएफ में आपको इसको मिलेगा, तो इसको रख के और देखते रहिएगा। ये सवाल अधिक संभावित है। देखिए, प्रभावकारी लंबी दूरी की समुद्री संचार प्रदान करने के लिए, किसके लिए? प्रभावकारी लंबी दूरी की समुद्री संचार प्रदान करने के लिए भारत में पहली बार कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंतन में रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी ROIP प्रणाली का उद्घाटन 25 अक्टूबर 2021 को किया गया। कब किया गया यह भी जानना जरूरी होता है। तो 25 अक्टूबर 2021 को किया गया। और ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंतन है, ये कहां स्थित है पूछा जाए तो ये कोलकाता में स्थित है। फिर देखते हैं, किसी भी प्रमुख भारतीय पंतन में पहली बार ROIP प्रणाली को एक समुद्री संचार माध्यम के रूप में पेश किया जा रहा है। पहली बार यह हो रहा है घटना। इस सुविधा के जरिए कोलकाता से विशेष रूप से तूफान और खराब मौसम के दौरान सैंड हेड्स के जहाजों को रेडियो के माध्यम से सीधे संचार संपर्क किया जा सकता है। यानी जब भी कोई तूफान आता है या खराब मौसम होता है तो इसके माध्यम से तुरंत जहाजों से संपर्क किया जा सकता है और उनके सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जा सकता है उस समय। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया था। तो ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है बंदरगाह है, इसका पहले नाम जो होता था वो कोलकाता बंदरगाह नाम था, जो 12 जनवरी 2020 को चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया। नाम भी परिवर्तन अच्छे खासे हो रहे हैं, इनको भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट का शुभारंभ किया गया। इसकी पहली श्रृंखला निम्नलिखित में से क्या है? तो ये जो अमृत महोत्सव पॉडकास्ट शुरू किया गया, इसकी पहली श्रृंखला क्या है, ये पूछ रहा है सवाल। इसके ऑप्शन में क्या है? ये जरा याद करो कुर्बानी, ए ऑप्शन है कि जरा याद करो कुर्बानी। बी में कह रहा है वंदे मातरम। सी कह रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। और डी कह रहा है मारो फिरंगियों को, यानी मारो फिरंगी को। यह हमारे ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर है जरा याद करो कुर्बानी, यानी ए इसका सही उत्तर है। तो व्याख्या देखिए आप, संस्कृति मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आजादी का
अमृत महोत्सव का आयोजन कर रहा है, यानी आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आजादी के 75 वर्ष जो पूरा हो रहा है उसका जश्न मनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस महोत्सव के हिस्से के रूप में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, कौन मंत्री? केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट का शुभारंभ किया। यह पॉडकास्ट श्रृंखला उन व्यक्तियों और आंदोलनों को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लोग योगदान दिए हैं उनको जो है कि श्रद्धांजलि देने के लिए यह किया जा रहा है। फिर इसके देखिए, इस पॉडकास्ट की पहली श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आजाद हिंद फौज पर आधारित एक धारावाहिक के सजीव प्रसारण के साथ शुरू हुई। ये जरा याद करो कुर्बानी भारतीय राष्ट्रीय सेना पर आधारित है और भारतीय राष्ट्रीय सेना को आजाद हिंद फौज भी कहा गया है। तो ये जो है कि 10 क्वेश्चन हमारे रहे, और इसको आप अच्छे से तैयार करिए बेहतर तरह से, और इसका पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही हमारा टेलीग्राम चैनल द काउंसिल सिविल सर्विसेज के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी उपलब्ध करवा दिया हूं, उसको आप देखिए और अधिक से अधिक अगर आप इसको शेयर करते हैं ताकि इस क्वेश्चन से जो हमारी टीम इतनी मेहनत करके ला रही है इससे और भी लोगों को फायदा होगा तो हमें अच्छा लगेगा। और साथ में आप कमेंट भी करते रहें, आपके कमेंट से मुझे उत्साह मिलेगा, फिर मैं और भी बेहतर ढंग से जो करना होगा मैं और भी बेहतर ढंग से करूंगा, और भी चीज़ें आपके लिए लेके आऊंगा ताकि आपको अलग अलग जगह से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक ही प्लेटफॉर्म पर द काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी, प्रमाणित तो होगी। आप अच्छे से उसको तैयार करिए और आप सफलता अर्जित करें, यही मेरा जो है कि उद्देश्य रहेगा आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू।